हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरडी 4.0 के लिए जनरल कॉमन पेपर, जो जनरल सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं 40 मार्क्स का, उसका आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो है 1 से 4 तक करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो आज का हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो जो भी बीपीएससी टीआरडी 4.0 की तैयारी करना चाह रहे हैं वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग जो है जुड़ जाइएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है जब तक जो है एग्जाम होगा तब तक आपके जो है अपलोड किए जाएंगे। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां एफबी तथा एफआर है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां एफबी तथा एफआर है। तो फिर इस दिशा में तो उत्तल लेंस या फिर जो है अवतल लेंस से जब नीला प्रकाश जो है की किरण गुजरती है तो कम तरंग दैर्घ्य के कारण यह अधिक अपसृत होता है, जिससे फोकस दूरी का मान जो है कम हो जाता है। वहीं आपका उत्तल लेंस या अवतल लेंस से जब लाल रंग का प्रकाश गुजरता है तो अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो है कम अभिसरित होता है, जिससे फोकस दूरी का मान इस रंग के लिए अधिक होता है। तो नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां एफबी तथा एफआर है, तो तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां भी आपका जो है एफबी तथा एफआर दिया हुआ है। तो इस दिशा में जो है आपकी एफबी जो है इसमें जो है रेड प्रकाश जो है ज़्यादा होगा, एवं यानी कि आपका जो है रेड प्रकाश किसमें दिया हुआ है ज़्यादा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, यानी कि आपका जो है बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक MAN+ और NBM- आयन उत्पन्न करता है, तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, करेक्ट हो जाएंगे AMBN, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है, करेक्ट हो जाएगा ग्लूकोज, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहता है। जीव पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है, अगर आपसे ये क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी टीआरडी 1 में पूछे गए थे कि इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 1% जो है होती है। और पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट ही है। ग्लूकोज सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोमास। बायोमास जो है ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास एक नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। बायोमास में सूर्य से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है जो पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसका हो जाएंगे लावा फ्लोज, यानी कि लावा स्तर, वाष्पमुख और उष्णोत्स जो है इसके भूतापीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। भूतापीय ऊर्जा वह है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए बायोमास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च के उपस्थिति को मापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फोटोट्रॉप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण का आपको जो है समीकरण याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और यहाँ पे हो जाएंगे प्रकाश, याद रखिएगा इसको। तो ये बन जाएंगे 6C6H12O6 प्लस 6O2 एन प्लस 6H2O, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? तो जिप्सम जो है ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो जिप्सम जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे जिप्सम बोलते हैं को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो आपका जो है निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपसे पूछता है, याद रखिएगा, CaSO4 हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम का पूछे तो यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्राइड का विलयन मिलाया जाता है? तो जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाए जाते हैं तो क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद जो है प्रिसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट जो है पानी में घुलनशील और गैर हाइड्रोस्कोपिक होता है। सिल्वर नाइट्रेट एक ऑक्सीकरण एजेंट भी है। कांच पर सिल्वर की परत चढ़ाकर दर्पण बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपास्थि वलय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपास्थि का जो है कार्य क्या क्या होते हैं? तो उपास्थि के कार्य होते हैं, यह जोड़ों को मुलायम बनाने में मदद करता है, लंबी हड्डियों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है, उपस्थित शरीर के अन्य ऊतकों का आकार, समर्थन और संरचना प्रदान करती है। कार्टिलेज जो है जोड़ों में हड्डी की सतहों को भी चिकना करता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपीचंद ठोटाकुरा बने हैं। गोपीचंद ठोटाकुरा अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ के हैं तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बिलोंग करते हैं, ये भी आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये आपको 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अगर आपसे पूछे तो कब मनाए जाते हैं? तो 24 अप्रैल को।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं। समानता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो समानता दिवस ये आपके 14 अप्रैल को जो है समानता दिवस मनाए जाते हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समानता दिवस मनाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों को निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? करेक्ट होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस ब्राउन। ब्रिटिश खोजकर्ता क्रिस ब्राउन जो है पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। बात करें कि पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो वो है निमो पॉइंट। याद रखेंगे इसे। और ये निमो पॉइंट जो है ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह का नाम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतिश को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतिश को लॉन्च किया है। नीतिश का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। फिर से एक बार मैं आप लोग बता देती हूँ, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किनके नाम पर रखा है? आंसर होगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया है? आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो है प्रयोग किया गया है। सिल्वर नाइट्रेट युक्त स्याही पराबैंगनी प्रकाश के तहत दिखाई देती है और 72 घंटों तक साबुन और तरल प्रतिरोध पदार्थों का जो है प्रतिरोध करती है। बात करें लोकसभा चुनाव 2024 का, तो ये आपके 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक हुआ था। और बिहार में लोकसभा की कुल लोकसभा सीट कितनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 40 टोटल सीट है। नेक्स्ट है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, यह किस देश से संबंधित है? आंसर होगा ए थाईलैंड से। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में जो है शामिल हुए थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकनायक इनके नाम जो है, जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक नाम से प्रसिद्ध थे। तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनैतिक विचारक जयप्रकाश नारायण जो है, ये आपके इनकी सक्रिय राजनीतिक जीवन जो है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से आरंभ हुआ था। इनका जन्म आपको 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है
कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बारदोली। 1928 में जो है वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी कि लगान की वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज्यादातर गांवों में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है देश की आबादी का लगभग 85% ज्यादातर जो है गांवों में रहते थे और कृषि से अपना अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने पालन पोषण करते थे, यानी कि आजीविका जो है प्राप्त करते थे। तो 85% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 54% हो गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। करेक्ट हो जाएगा प्राग बोधि। प्राग बोधि पर इन्होंने 6 साल तक जो है शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। डुंगेश्वरी गुफा, जिन्हें महाकाल गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो बोध गया से 12 किलोमीटर जो है आपके दूर है, वहां संभवतः बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या किया था और सुजाता नामक महिला से भोजन ग्रहण किया था। नाउ नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैजमे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? आंसर होगा अगस्त 1932 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैजमे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं थे, पूछा जा रहा है। तो भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे, जिसमें आपको श्रीरामपुर कॉलेज उस स्थान में नहीं था। बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया था, गुजरात विद्यापीठ भी था, श्रीरामपुर कॉलेज नहीं था। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में 3 बैप्टिस्ट मिशन पदों के द्वारा की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो यह 29 अक्टूबर 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। गुजरात विद्यापीठ की बात करें तो यह आपके 18 अक्टूबर 1921 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है ये नौजवान सभा के संस्थापक थे। इनके साथ साथ छबील दास एवं यशपाल भी थे, जो 1926 में लाहौर में किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य जो है भारत के युवाओं में
राष्ट्रीय गौरव एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करना तथा भारत में स्वराज एवं स्वशासन की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सी है? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, पादरी की हवेली। जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुंचे तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किए जिसे पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। ल्यूक चर्च की बात करें तो ल्यूक चर्च जो है आपके बिहार के दानापुर में स्थित है। स्टेफन चर्च ये आपके यूपी में बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है कि सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? करेक्ट हो जाएगा ए, तमिलनाडु यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, उड़ीसा, हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती है? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है प्रकार की यहाँ पे वनस्पति होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा आपका जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है तथा औसत वर्षा की अगर बात करें तो इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक एवं शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? आंसर होगा सी, चिंकारा। चिंकारा जो है जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में से शामिल है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले, बैतूल जिले और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की अगर बात करें तो ये आपके 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसलादवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है? आंसर आपका हो जाएगा ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसलादवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पहली सबसे बड़ी नदी पूछे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है पहली, तो गोदावरी हो जाएगी, दूसरी आपकी कृष्णा नदी हो जाएगी। इसका जो है क्षेत्र यानी कि द्रोणी आपका जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। यह नदी लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। इस नदी पर जो है कृष्णा नदी पर आपको श्रीशैलम, नागार्जुन एवं अलमाटी बांध निर्मित किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? तो प्रवासी जो है पक्षी दूर देशों की यात्रा जलवायु में परिवर्तन के कारण करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रवासी पक्षी दूर देश की यात्रा भोजन, आश्रय, जलवायु अनुकूलतम और प्रजनन की तलाश के लिए करते हैं। प्रवासी पक्षियों के उदाहरण में शामिल है फ्लेमिंगो, कोयल, ब्लैक क्राउन, नाइट हेरॉन, एशियन कोयल, ये सभी जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है?
करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपके नर्मदा नदी पर निर्मित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनस्पति क्षेत्रों में रोजवुड, महोगनी, एबनी एनी इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वन जो है उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्र के कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है सोन, घारा, घाघरा, यहाँ पे लिखना था कोसी। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर आपका सी जो है कोसी करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इस नदी को दिशा परिवर्तन एवं बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी का उद्गम की बात करें तो कोसी का उद्गम हिमालय या तिब्बत नेपाल क्षेत्र में होता है और इसकी सहायक नदियां हैं अरुण, दूध कोसी, तमोर आदि। घाघरा की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएंगी? तो राप्ती, शारदा, ये सब जो है घाघरा की सहायक नदियां हो जाती है। सोन नदी आपके अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी जो है सोन नदी जल विवाद आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जल विवाद है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है कि नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? तो पैदल तय की गई दूरी जो है 9/10, स्कूल की दूरी जो है 9/10 किलोमीटर दूर है और इतना किलोमीटर दूरी जो है बस द्वारा तय करती है, तो इसको जो है माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 5 और 10 जो है 4/10, जिसे कट करेंगे 2 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। 2/5 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 2/5, तो इसलिए ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक आदमी 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदी। यदि उतने ही रुपए में उसने 4 किताबें और खरीदी होती तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता। उसने कितनी किताबें खरीदी? तो मान लेते हैं किताबें खरीदी गई कि जो है संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदी तो 80/x माइनस उसने 4 किताबें और खरीदी होती तो 80/x + 4, 80/x माइनस 80/x + 4, तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता है, तो = जो है 1 कर देंगे। इसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो किताबों की संख्या यहाँ पे 16 जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक नाव जो है शांत जल में 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर एवं अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाने में कुल 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है, तो नदी की धारा का चाल जो है ज्ञात करना है। तो धारा की चाल यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि यदि जो है 3 बिंदु A 6 - 1, B 1 3 एवं C K 8 और AB/BC हो तो K का मान ज्ञात करेंगे।
करेक्ट। यहाँ पे आंसर आपका इसका आ जाएगा 3 और -3 और 5 आंसर आ जाएगा, तो डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x² - kx - 2 = 0 है तो एक का एक मूल्य 2 हो तो दूसरा मूल्य जो है ज्ञात करना है। यानी कि इसे जो है आप सॉल्व करेंगे 3x² - kx - 2 = 0, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका -1/3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। तो इस परिवार में एक बच्ची को शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। फिर बच्चे की आयु कितनी है? तो 4 सदस्यों की वर्तमान आयु अगर निकालेंगे तो 19 वर्ष थी। परिवार की औसत आयु 19 × 4 + 8 × 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 108 आ जाएगा। फिर 5 सदस्यों की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5 और 19 + 4 यानी कि 5 × 23 115, तो 115 - 108 करेंगे तो 7 वर्ष जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि किसी में नहीं दिया हुआ, इसलिए ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में AB का वृत्त व्यास तथा AB 5 सेंटीमीटर, यदि वृत्त का केंद्र O तथा स्पर्श रेखा AT = 12 सेंटीमीटर है तो CT की लंबाई जो है ज्ञात करना है। तो CT की लंबाई ज्ञात करना है तो यहाँ पे आपके जो है 12² + 5² हाइपोटेनस निकालेंगे। यहाँ पे जो है पे दिया हुआ है AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB जो है 5 दिया हुआ है और AT जो है आपको 12 दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो इसका जो है हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो इसका 13 इसका जो है आ जाएगा। फिर AT जो है AT स्पर्श रेखा है तो AT² × CT × BT करेंगे। तो AT आपका दिया हुआ है 12², CT नहीं दिया हुआ है तो CT आपका निकालना है तो CT 144/13 यानी कि 11.07 सेंटीमीटर, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के जो है आपके 40 टोटल क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 40 मार्क्स का जो है GS पेपर आपको पर डे अपलोड किए जाते हैं, तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।